नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। नितेश, मयंक, दीक्षा, सृष्टि, निफा, बसु, पूजा, काजल, महेश, देवाशीष, नंदिनी, राम, चैतन्य, विकास, प्रतिभा, गुलाबचंद, बबली, कोहली, अंकित, वैशाली, विश्वास, रानी, गुरदीप, विस्को, धर्मेंद्र, जीतू, कोहली, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। सेशन को शेयर करने का ऑप्शन आप लोगों के पास यहाँ पर भी दिया हुआ है। आप अपने सभी साथियों को इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। कारण क्या है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर चल रहा है मैपिंग की क्लास जो रेगुलर चलने वाली है मॉर्निंग के सेशन में इसी समय पर, जिसमें हम आपके साथ में आज नॉर्थ अमेरिका डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही फ्यूचर में अन्य जो पोर्शन है नॉर्थ के साथ साथ साउथ अमेरिका या फिर अफ्रीका, वो सब चीजें आप लोगों के साथ समय समय पर डिस्कस की जाती रहेंगी। ठीक है। फैन क्यों नहीं चल रहा है? नितेश, बहुत दिनों बाद आपने मुझे देखा है, क्या बात है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैंने आप सभी को बता रखा है रेफरल कोड के बारे में। होपफुली आपने उसका यूज किया होगा। रेफरल कोड अंकित 10, जिसका यूज करके आज 31 है और 31 की रात 12 बजे तक जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस हैं वो जिस कीमत पर उपलब्ध हो रहे हैं, कल से उनके अंदर लगभग 20% प्राइस हाइक होने का संभावना है। रात 12 बजे बाद हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में यदि आप में से कोई भी किसी भी कैटेगरी में, चाहे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, डिफेंस, एसएससी, रेलवे, जहां पे भी कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा हो वहां सब्सक्रिप्शन ले ले तो उसे तुलनात्मक रूप से फायदेमंद रहेगा। नंबर एक। दूसरा, जब सब्सक्रिप्शन आप किसी भी कैटेगरी में लेते हैं तो वहां पर जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उन सबका कोर्स आपको दिखने लगता है, पढ़ाई के लिए मिलता है। प्रीवियस क्लासेस और भविष्य की जो क्लासेस हैं वो भी दिखने लगती हैं। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज वहां उपलब्ध हैं। इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ आपकी क्लासेस उपलब्ध हो जाती हैं। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया कल, और यूपीएससी के रिजल्ट में अनअकैडमी की तरफ से जो अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज हैं जिनके माध्यम में हम लोग आपको पढ़ाते हैं, प्लस कोर्सेज से बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहा। लगभग 26% जो टॉपर्स हैं उन सबके पास में अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन था। ठीक है, नंबर वन। नंबर दूसरा, AIR 1 से लेके 10 के बीच में 4 लर्नर, 1 से 100 के बीच में 34 और 1 से 685 के बीच में 177 लर्नर्स पाए गए हैं। तो ये एक अपने आप में कोर्स की वैलिडिटी को समझाता है। इसके साथ साथ अनअकैडमी के ऊपर मेंस को ध्यान में रखते हुए एक मेंटरशिप कार्यक्रम चलाया गया है। मेंटरशिप कार्यक्रम के अंदर जो है वो आप लोगों के लिए यदि आप मेंटरशिप कार्यक्रम ज्वाइन करते हैं तो यूपीएससी की मेंस को ध्यान में रखते हुए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में टॉप एडुकेटर्स के तत्वाधान में उनकी नजर में आपको तैयार करवाया जाता है। और इसमें आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करके। ठीक है। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस हैं कितने रुपए के? तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो यूपीएससी जीएस का सब्सक्रिप्शन, केवल जीएस का, वो 46,000 का है। आइकॉनिक 67,000 का है। आप इसको इजी ईएमआई ऑप्शंस के माध्यम से 0% इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी ले सकते हैं। यानी कि आपको अगर किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए हो तो आप हमारे साथ कनेक्ट करके लोन फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे टेलीग्राम, जिसका नाम है अंकित अवस्थी सर, उसके ऊपर दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। वहां पर आपको मतलब वो सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को ध्यान है कि कल मैंने आप लोगों को ग्लोब को 4 भागों में बांटकर दिखाया था। ग्लोब को 4 भागों में बांटकर दिखाया था से मेरा अर्थ है कि भाई अर्थ के अंदर इक्वेटर को अगर ध्यान में रखा जाए तो इक्वेटर को ध्यान में रखते हुए अर्थ को नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में बांटा था। ठीक इसी प्रकार से यदि जो ग्रीनविच मीन टाइम GMT है इसको ध्यान में रखा जाए तो अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटा जा सकता है।
हमने उसी के आधार पर सारी चीजों का डिस्कशन भी किया था। पूरी दुनिया में जो अधिकांश लैंड मास है, लैंड मास का मतलब जो जमीन है, वो जमीन नदर्न हेमिस्फीयर वाली साइड में है। नदर्न हेमिस्फीयर वाली साइड के अंदर एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, इसका मेजॉरिटी पोर्शन आता है। वहीं पर सदर्न हेमिस्फीयर वाली साइड में साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसा भाग और अंटार्कटिका जैसा भाग आता है। ये मैंने कल आप लोगों को मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। एक बार के लिए हम जल्दी से कुछ बेसिक चीजें याद कर लेते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है और साथ में उनसे संबंधित कौन सा ओशियन कहाँ है। ठीक है, आइए एक बार देखते हैं। कॉन्टिनेंट्स के अंदर यदि मैं आपको सबसे पहले एशिया का दर्शन कराऊं तो एशिया और यूरोप, सामान्यतया तो होता क्या है कि हर कॉन्टिनेंट अपने आप में दूसरे कॉन्टिनेंट से डिफरेंट होता है, थोड़ा डिस्टेंस रखता है। थोड़ा डिस्टेंस रखता है से मेरा मतलब है कि जैसे नॉर्थ अमेरिका यूरोप से अटलांटिक ओशियन के माध्यम से अलग है, वैसे ही साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से ये जो इस्थमस ऑफ पनामा है इसके माध्यम से कनेक्टेड है, अदरवाइज बिल्कुल अलग है। वैसे ही इंडियन ओशियन के माध्यम से अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से अलग है और ऑस्ट्रेलिया एशिया से अलग है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया साउथ पैसिफिक ओशियन के माध्यम से साउथ अमेरिका से अलग है। यानी कि किसी ना किसी प्रकार से बीच में कोई ऐसी वाटर बॉडी या लैंड मास है जो कि अपने आप में कॉन्टिनेंट की एक डिस्टिंग्विश इमेज प्रदान करती है, एक अलग से पहचान दिलाती है। लेकिन एशिया और यूरोप के केस में यह चीज अनुपस्थित है। क्यों? क्योंकि यूरोप और एशिया के भीतर जो विभेदन किया गया है वो एक पहाड़ या पर्वत के नाम पर किया गया है जिसका नाम यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत ने जो भौगोलिक सहायता के लिए, ज्योग्राफिकल एस के लिए जो रशिया का विभाजन किया, उसमें रशिया खुद मतलब थोड़ा हिस्सा उसका वेस्टर्न एरिया में चला गया पर्वत की वजह से और थोड़ा हिस्सा उसका ईस्टर्न एरिया में चला गया। जो वेस्टर्न वाला यूरोप, ये जो रशिया का हिस्सा है वो आज यूरोपियन हिस्सा कहलाता है, वहीं उसका ईस्टर्न वाला जो हिस्सा है वो इसका एशियन हिस्सा कहलाता है। यानी कि यूराल पर्वत से होते हुए यूराल नदी, कैस्पियन सागर, तमाम चीजें अभी मैं वैसे मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ब्लैक सी, एजियन सी, इनको ध्यान में रखते हुए यूरोप को एशिया से सेपरेट कर दिया गया। ठीक इसी प्रकार से अगर हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया भी अफ्रीका से कुछ विशेष स्थानों के माध्यम से कनेक्टेड है। परीक्षाओं में उन स्थानों को पूछा जाता है कि भाई बताइए कि ये कौन से स्थान के माध्यम से दूसरे स्थान से कनेक्टेड है या कौन सा ऐसा स्थान है जो इन दोनों को अलग करता है। ये प्रश्न सामान्यतया पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार के लिए हमारी सुविधा के लिए हम एक बार ओशियंस को देख लेते हैं। चूंकि हमारे आज के कॉन्टिनेंट के टाइटल में नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम की तरफ पैसिफिक ओशियन है, पूरब की तरफ अटलांटिक ओशियन है। अब ध्यान से देखने की आवश्यकता है कि पैसिफिक और अटलांटिक ओशियंस, इन्हें इक्वेटर के माध्यम से नॉर्थ और साउथ में बांटा गया है। यहां पर आप देखें कि ये जो इक्वेटर है इसकी तुलना में ऊपर की तरफ जो पैसिफिक ओशियन है इसे नॉर्थ पैसिफिक ओशियन कहा गया और इक्वेटर की तुलना में जो नीचे है इसे साउथ पैसिफिक ओशियन कहा गया। सिमिलरली यहां पर जो इक्वेटर है उसके ऊपर की तरफ वाले हिस्से को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कहा गया, नीचे वाले हिस्से को साउथ अटलांटिक ओशियन कहा गया। आपको मालूम होना चाहिए कि इसी अटलांटिक ओशियन को ध्यान में रखकर अमेरिका और यूरोप आपस में ट्रांस अटलांटिक रिश्ते रखते हैं। यानी कि एक प्रकार से इनके बीच में अटलांटिक ओशियन को मानते हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता है, यानी कि नाम स्पष्ट किया जाता है। वहीं पर ये जो पैसिफिक ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन यदि पश्चिम की तरफ निकल जाए तो आकर मिलता है चाइना वाली साइड से, यानी एशिया से। मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि किसी को अगर नॉर्थ अमेरिका आना हो तो उसके लिए क्या बेहतर, अगर यदि किसी को एशिया आना हो तो उसके लिए क्या बेहतर होगा, पूरब की तरफ यात्रा करना या पश्चिम की तरफ यात्रा करना? आपके कमेंट बॉक्स के अंदर से मुझे पता चल जाएगा। बताने का प्रयास करें और आगे बढ़े। जी हाँ,
वेस्ट की तरफ यात्रा करना, है ना, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका से पश्चिम की तरफ जब आप चलते हैं तो आप इस वाले किनारे पर आकर पहुंचते हैं। यही कारण है कि अपने पैसिफिक ओशियन के साथ अपने ट्रेड हितों को साधने के लिए अमेरिका के द्वारा पैसिफिक ओशियन पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आप लोगों ने इन दिनों बहुत ज्यादा नोटिस किया होगा कि पैसिफिक ओशियन अमेरिका की टॉप प्रायोरिटी बना हुआ है। यही कारण है कि उसने क्वाड मीटिंग में भारत को सबसे प्रमुख स्थान दिया, ताकि वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बचा के रख सके। अब आप थोड़ा सा व्यापारिक हित देखने का प्रयास करें। नॉर्थ अमेरिका अफ्रीका और यूरोप को अटलांटिक ओशियन के माध्यम से साध लेता है, इधर से इधर पूरी तरह से साध लेता है। लेकिन अगर उसे एशिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमीज को डील करना है, ऑस्ट्रेलिया को डील करना है, गल्फ को डील करना है, तो उसके पास उपलब्ध विकल्पों में पैसिफिक ओशियन को सुरक्षित रखना मायने रखता है। पैसिफिक ओशियन के लिए ही उसने इंडियन और पैसिफिक ओशियन को इंडो पैसिफिक के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। एक विद्यार्थी है जिनका नाम थॉर है, वो क्वाड को लेकर क्वेश्चन मार्क लगा के भेज रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो यहां पर एवं ही घुस गए। होता है ना कि भाई उन्होंने एक क्लास चलती हुई देखी, चलो चला के देख लेते हैं क्या चल रहा है। समझ सकता हूं मैं। ये वो वाली चीज है कि सर हमने इंस्टॉल कर रखा था अनअकैडमी का सब वो एप्लीकेशन, और उस पर अचानक से वो आ गया नोटिफिकेशन। हमने कहा देख लेते हैं कौन क्या पढ़ा रहा है, क्या दिक्कत है, इंटरनेट तो है ही। ठीक है, उनको उनके प्रश्न के साथ थोड़ा सा छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल के लिए नॉर्थ अमेरिका से एशिया की तरफ जब हम चलते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंस क्लियर हो जाता है कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि वो इन क्षेत्रों में, अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी, अब साहब सवाल बनता है कि सर पैसिफिक ओशन के अंदर तो वो बहुत अच्छे से, ध्यान से सुनिएगा, पैसिफिक ओशन के अंदर तो वो बहुत अच्छे से अपनी स्ट्रेटेजिकल पोजीशन का उपयोग करके कंट्रोल रख सकता है। उदाहरण के लिए भाई पैसिफिक ओशन में उसके सामने की तरफ ऑस्ट्रेलिया, ये जापान उपस्थित है, फिलीपींस उपस्थित है, वियतनाम प्रेजेंट है, जो कि उसके काफी अच्छे मित्र हैं। ऐसी स्थिति के अंदर दूसरा वाला फॉर्म होते तो चाय फीकी वाली, तो ऐसी स्थिति के अंदर बोले सर यहां तो उसके बहुत सारे अच्छे मित्र हैं, इन सब मित्रों के साथ में वो तो अपना अच्छा व्यवहार रख सकता है, दिक्कत क्या है, उसको इतनी चिंता क्या हो रखी है कि वो यहां पर मतलब परेशान हो रखा है। आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि पैसिफिक ओशन के मुकाबले उसको इंडियन ओशन में इंटरेस्ट है। कारण पैसिफिक ओशन तो उसका अपना क्षेत्र अधिकार है, जापान पर तो पूरी तरह से उसकी ऑलमोस्ट सेना जापान में ही रहती है। जो दुनिया में सबसे ज्यादा जगह उसकी सेना रहती है वो जापान है, जहां पे सबसे ज्यादा सेना उसकी निवास करती है। ऐसी स्थिति में उसको अल्टीमेटली इंडियन ओशन चाहिए। कारण बहुत बड़ा है। पहला कारण क्या है, इंडियन ओशन में जो इंडिया है ये इस पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की नहीं, इंडियन ओशन की सबसे बड़ी पावर है। यानी कि इस पूरे के पूरे जल क्षेत्र के अंदर अगर कोई ताकतवर राष्ट्र है तो वो इकलौता इंडिया है। इस पूरे क्षेत्र में चाहे गल्फ कंट्री हो, चाहे अफ्रीकी आइलैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट हो, इन सब की तुलना में सबसे पावरफुल कौन, इंडिया। तो इंडिया को रीच करना, और अभी आपने कल ही आरएनए के अंदर पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया भी था कि इंडिया ने ट्रेड के अंदर अमेरिका के साथ में फर्स्ट स्थान, मतलब कि इंडिया जो है सबसे ज्यादा 119 बिलियन डॉलर का व्यापार किया, किसके साथ, अमेरिका के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया का अमेरिका के साथ व्यापार तभी अच्छा होगा जब यह सामान आसानी से ट्रेड हो पाएगा। चलो विचार करके देखते हैं। मैंने कल आप लोगों को पढ़ाते समय एक टर्म यूज किया था IPEF, कुछ याद है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक, आगे क्या था, IPEF क्वाड की समिट के दौरान चर्चा की गई फ्रेमवर्क। क्लियर है? आपको याद होना चाहिए कि हमने कहा था कि इंडिया के साथ
जो अमेरिका का व्यापार है ये 119 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। अब ये 119 बिलियन डॉलर में अमेरिका का भविष्य में व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने भारत को IPEF में लेने का प्रयास किया है। हमने ये तो बोल दिया, लेकिन कोई भी इस कंडीशन को क्यों काउंट नहीं कर रहा है कि व्यापार तभी बढ़ेगा जब ये वाला रूट खाली रहेगा। अब आप पूछेंगे ये वाला रूट खाली रखने की क्या आवश्यकता है, और मैंने कहा भाई दूसरा रूट बता दो। बोले साहब दूसरा रूट आप यहां से होकर के, यहां से रेड सागर से होते हुए, स्वेज कैनाल से होते हुए, मेडिटेरेनियन ओशियन से होते हुए इधर से इधर निकल जाओ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब आप यहां से यहां निकल जाएंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि जो स्वेज कैनाल है उसका वेटिंग पीरियड, यानी कि यहां पर बैठ करके इंतजार करने का जो वेटिंग पीरियड है वो बहुत लंबा है। मतलब अगर आप एडवांस में पैसा देते हो तो 24 घंटे में निकालते हैं, अदरवाइज 2-2 3-3 दिन तक आप वेटिंग की लाइन में खड़े रहते हो, तब जाके क्रॉस होता है। यानी कि व्यापार के अंदर जो सुगमता है वो इस रास्ते से नहीं है। सर दूसरा रास्ता ले लो, अमेरिका है, ये तो यूं चल के आ जाएगा। बिल्कुल सही सोचते हैं आप, लेकिन ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाओ पहले, फिर लौटकर वापस आओ, और फिर दूसरा यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस इस बात को प्रिफर भी नहीं करती। चलिए ठीक है सर, फिर क्या कर सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में जो ले दे करके ऑप्शन बचता है वो केवल यही है कि भारत के साथ में अमेरिका, पैसिफिक ओशन तो उसका अपना है, यानी कि उसमें तो उसकी रीच बहुत बढ़िया है, बस वो आने के लिए इस रास्ते को पकड़ करके यूं चला आए और इंडिया पहुंच जाए। इतना ही तो मुड़ना है, यहाँ पर कोई स्वेज कैनाल है भी नहीं। अच्छा, यहाँ पर कौन सा स्ट्रेट है इस जगह पर, जो सिंगापुर वगैरह जहां पर स्थित है? मलक्का स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर ही सिंगापुर स्थित है। सिंगापुर मतलब एक प्रकार से बिल्कुल उसी के किनारे बैठा हुआ है। दैट मींस पोर्ट ऑफ कॉल है वो, है ना, मतलब वहां पर एक तरह से वो पोर्ट है। आपने कल पढ़ा होगा, मैंने बताया था कि इंडिया का जो व्यापार है वो इस समय अमेरिका के साथ नंबर 1 पर, नंबर 2 पर चाइना के साथ, नंबर 3 पर UAE के साथ है। आपको मैंने सिंगापुर भी बताया था। बताइए UAE के बाद में किसका नंबर था? सऊदी का। उसके बाद में किसका था? इराक का। और नंबर 6 पर किसका था? सिंगापुर का। सिंगापुर के साथ में हमारा सबसे ज्यादा व्यापार होने का कारण क्या है? सिंगापुर कोई भी ऐसी तो जगह नहीं है कि जिसके पास में तेल के प्रचुर भंडार हों, या फिर जिसके पास में मतलब फैक्ट्रीज बढ़िया लगी हों। क्या है ऐसा? पोर्ट ऑफ कॉल है वो, यानी कि उसको केवल रूट पर होने का फायदा है। यहां पर होता क्या है, आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई आपके अपने शहर में आप सामान किस दुकान से सबसे ज्यादा खरीदते हैं, तो आप कहेंगे सर किसी भी दुकान का नाम आप बता देंगे, सर हम जो है बिग बाजार से खरीदते हैं, विशाल मेगा मार्ट से खरीदते हैं, इजीडे से खरीदते हैं, या फिर कोई भी लोकल परचूनी की दुकान आप बता देंगे कि सर हम वहां से सामान खरीदते हैं। लेकिन असल में वो सामान उस दुकान का नहीं है, वो उस दुकान का सामान नहीं है, उसने तो सबका सामान अपने पास मंगा के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस दुकान वाले ने एक बहुत बड़ी जगह अपने पास किराए पर ले रखी है। आप उसके पास से एक ही जगह में सस्ते दाम पर सामान लेकर आ जाएंगे, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इसकी दुकान के सामने पर्याप्त मात्रा में पार्किंग है, इसके पास में पर्याप्त मात्रा के अंदर AC चल रहा है। आप जाएंगे आसानी से, आपकी सारी सुविधाओं की तरह से यहाँ पर, प्रोडक्ट भी अच्छा है। ठीक है, ऐसी स्थिति में यदि मैं सिंगापुर की बात करता हूं तो यही फैसिलिटी सिंगापुर को प्राप्त है। क्या प्राप्त है? यहां पर असल में ये जो सिंगापुर है, इस सिंगापुर के पास में जितने भी आसियान कंट्री हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रखते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या है? आसियान देशों से सिंगापुर अगर सामान आना है तो वो बिना किसी भी व्यवधान के पहुंच सकता है, बिना किसी टैक्सेशन के पहुंच सकता है। ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्री हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ जब व्यापार करते हैं तो बिना किसी भी ट्रेड बैरियर के करते हैं। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में यहां से सिंगापुर में जो सामान पहुंचा वो बहुत बड़ी मात्रा में पहुंच गया। जब सामान यहां पहुंच गया तो यहां से तो जहाज आते जाते रहते हैं।
अगर कोई जहाज आ रहा है उस पर 2 बैग रखवा दिए कि इंडिया ले जाना, तो भी ये तो सारा काम जीत जाएगा। और वही हुआ, सिंगापुर से इंडिया में जो सामान आता है असल में वो इसी प्रकार से आता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए कि भारत के साथ में लोकेशन का कितना महत्व है। ठीक है, चलिए अब हम विधिवत रूप से थोड़ा अमेरिका के अंदर एंट्री करते हैं। ठीक है, जब हम अमेरिका की एंट्री करते हैं तो अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका को डिस्कस करें, तो नॉर्थ अमेरिका को डिस्कस करते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आपको पता होनी चाहिए, जो हमारी टीम ने डाली ही नहीं, वो ये है कि नॉर्थ अमेरिका इटसेल्फ, बहुत से विद्यार्थी जो हैं वो इस बात को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि नॉर्थ अमेरिका आफ्टर ऑल है क्या, कॉन्टिनेंट है कि कंट्री है। क्योंकि असल में क्या है, नॉर्थ अमेरिका इतनी बार बुलता है कि लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि यूएसए और नॉर्थ अमेरिका एक ही है या अलग अलग है। क्लियर? मैं 1 मिनट के लिए अगर आप इजाजत दें तो मैं नॉर्थ अमेरिका का कंट्री मैप डाउनलोड करके आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, हो सकता है थोड़ा सा बफर आए। हो गया। एक सेकंड और होल्ड करिए। हाँ जी, तो पॉइंट क्या है कि हम लोग जब नॉर्थ अमेरिका पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन इस बात का होता है कि यार नॉर्थ अमेरिका और यूएसए में क्या डिफरेंस है। क्योंकि असल में तो हमको पूरी दुनिया में जितना इमेज किसी ने बना के रखा है अपना, बिल्कुल विशाल यही समझ लो आपकी आरसीईपी का जो बाईपास है वो सिंगापुर के रास्ते निकाला हुआ है, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। ठीक है, अब देखो यहां पे नॉर्थ अमेरिका में कुल कंट्रीज कितनी हैं, अगर कोई आपसे ये सवाल पूछ ले, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि नॉर्थ अमेरिका इटसेल्फ कितनी कंट्रीज अपने साथ रखता है। हाँ जी, कुछ 50 बता रहे हैं, कुछ 12 बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, और भी कोई? तो देखो जिन्होंने 50 नंबर बताया ना, मैं उन्हीं के लिए ये वाली फोटो डाउनलोड किया था ताकि वो कंफ्यूजन से बाहर निकले। असल में वो जो लोग 50 बता रहे हैं वो नॉर्थ अमेरिका नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि एक देश है उसके राज्य बता रहे हैं। मैं यही तो, मुझे पता था कि अक्सर बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने उसको डाउनलोड किया। मुद्दा समझिए कि ये आप इस पूरे कॉन्टिनेंट को अगर देखते हैं
तो इस कॉन्टिनेंट में एक देश है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें 50 राज्य हैं। लेकिन इस पूरे की पूरे नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में कनाडा, मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका और यहां देखो बहुत छोटू मोटू बहुत से देश हैं। इनको अगर काउंट कर लिया जाए तो कुल 23 देश पड़ते हैं यहां पे। कितने कंट्री हैं? 23। क्लियर? एक बार के लिए अब थोड़ा सा समय और दो, मैं आपको फिर वो चीज नोटिस कराता हूं जिसको कि हम नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप कहेंगे, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि आप लोगों को नॉर्थ अमेरिका, एक मिनट, और वो हम सब एक बार के लिए याद ही कर लेंगे। एक्चुअली क्या मामला ये होता है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो कॉपीराइटेड होती हैं और उनको करने से बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन ठीक है, कोशिश तो की जा सकती है कहीं ना कहीं से तो। एक मिनट बस। एजुकेशन पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉपीराइट किया जाता है क्या? बिल्कुल। और वो कॉपीराइट बहुत नुकसानदायक होता है हमारे लिए तो विशेष रूप से, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग तो सोचते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला सोचता है कि तुम बेटा अच्छा काम क्या कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो इन सब चीजों को करके। अच्छा, उसकी भी बात सही है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी आदमी इस काम को करेगा वो इसका कोई तो लाभ कमाने के लिए करेगा ना। अब देखो मैंने 4-5 इमेज अभी तक डाउनलोड कर ली, लेकिन सब जिप फाइल बनती हैं। जिप फाइल जो होती है वो डाउनलोड यूज नहीं कर सकते हम। ए बाबा कर दो यार। एक मिनट रुको भाई, इसका सा स्क्रीन शॉट ही लेना पड़ेगा बेटा। तुम बहुत सम्मान पा लिए, इतना ही सम्मान था तुम्हारे पास। हाँ वही, हमारे क्लास के बच्चे समझदार हैं, वो पहले कह रहे सर वो स्नाइपिंग टूल यूज कर लो ना। वही कर रहा हूँ बेटा, वही किया है। अब देखो, अब इसको एक बार के लिए अभी से लर्न करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी, मैं अक्सर इस चीज को ध्यान में दिलवाता हूं। यहां पर एक कंट्री का हिस्सा दिख रहा है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। दिख रहा है सभी को? ग्रीनलैंड के नीचे लिख रहा है डेनमार्क। मैं अक्सर ये सवाल हर क्लास में पूछता हूं। ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क यूरोप का हिस्सा है। इधर देखिए, मैं आपको एक बार वर्ल्ड मैप भी याद करा दूं। ये कहां गया? अगर मैं इस वाले क्षेत्र की बात करता हूं तो इन्हीं देशों के अंदर यहां पर बैठा हुआ है डेनमार्क, है ना। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इधर की तरफ है डेनमार्क, है ना। तो मेरा सवाल ये है कि बताइए, ये जो डेनमार्क के हिस्से में ग्रीनलैंड आ रहा है, सवाल है कि ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है या फिर यूरोप का हिस्सा है?
नॉर्थ अमेरिका के लिए ए दबाएं, यूरोप के लिए बी दबाएं। फिर से सवाल क्या है कि ग्रीनलैंड जो है वो किसका हिस्सा है, नॉर्थ अमेरिका का या यूरोप का? चलिए पोल में पार्टिसिपेट करिए। हाँ जी, आंसर है नॉर्थ अमेरिका का। आप में से अधिकांश बच्चों ने सही जवाब दिया, लेकिन 33% बच्चों ने फिर भी आंसर यूरोप दिया। मैं कंफर्म कर दूं, ये हिस्सा कंट्रोल में भले ही हो, कॉन्टिनेंट जो है वो कोई भी पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं होती, वो केवल ज्योग्राफिकल समझ के लिए कॉन्टिनेंट शब्द का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना? तो फिजिकली अगर हम कहते हैं तो ये किसका हिस्सा है, नॉर्थ अमेरिका का, और पॉलिटिकली क्योंकि डेनमार्क का इस पर कंट्रोल है तो फिर ये डेनमार्क का हिस्सा हुआ। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि साउथ अमेरिका के अंदर अगर हम फ्रेंच गुयाना की बात करते हैं, यहाँ पर जो स्थित है वो फ्रेंच गुयाना होने पर तो फ्रांस का हिस्सा है, लेकिन ज्योग्राफिकली वो साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में आता है। ऐसे बहुत सारे मतलब वो हैं, जैसे कि आप अभी इंडियन ओशियन के अंदर अगर वो देखेंगे, आइलैंड्स देखेंगे इंडियन ओशियन यूनियन वाले, तो उनमें से बहुत सारे आइलैंड्स फ्रांस के हैं, है ना? ऐसे जैसे फॉकलैंड साउथ अमेरिका के पास ब्रिटेन का है, रीयूनियन आइलैंड जो है वो फ्रांस का। ये सब चीजें जो हैं आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। एनीवे, तो एक बार के लिए हम थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहली चीज, सवाल सबसे पहला कि नॉर्थ अमेरिका का ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये कंट्री वाइज मैप है, इसे आप पॉलिटिकल मैप के रूप में समझ सकते हैं। सवाल ये है कि बताइए क्या इसमें से इक्वेटर कहीं भी गुजर रही है क्या? एक बार के लिए मैं आपको और आसान मैप वर्ल्ड का दिखा देता हूं। इधर देख लीजिए, यहां पर आपको दिख रही है इक्वेटर। आंसर है कि क्या नॉर्थ अमेरिका में से इक्वेटर गुजरती है क्या? आंसर है जी नहीं। नॉर्थ अमेरिका इक्वेटर के उत्तर में है, यानी नदर्न साइड है, इसीलिए तो इसके आगे नॉर्थ शब्द लगा है। ये साउथ साइड है, इसलिए इसके आगे सदर्न लगा है। बोले अच्छा, फिर सर एक बात बताइए, यदि ये उत्तर वाली दिशा में है, क्योंकि भाई महत्वपूर्ण है भाई, उत्तर इक्वेटर के नॉर्थ की तरफ अगर है तो सर यहां पर गर्मी ज्यादा रहती होगी कि कम रहती होगी? मैंने कहा भाई देखो, इक्वेटर की तुलना में बात करोगे तो कम रहेगी, लेकिन चूंकि यहां पर 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजर रही है। लेकिन अगर आप ऊपर तक जाएंगे ना, इधर देखिए, तो आपको फ्रिजिड जोन भी इसी के क्षेत्र में आता हुआ मिल जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि यहां पर तापमान में पोल की तरफ चलने पर निरंतर गिरावट दर्ज की जाती है। लेकिन अब जैसे कोई अफ्रीका के बारे में पूछे कि अफ्रीका के अंदर उत्तर से दक्षिण जाने पर, अगर कोई आपसे पूछे कि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में उत्तर से दक्षिण में जाने पर तापमान में निरंतर वृद्धि होती है, निरंतर गिरावट होती है, या दोनों में से कुछ नहीं? भाई अगर मैं अफ्रीका का मैप लेकर आपसे पूछूं, ये रहा अफ्रीका, ये इसका नॉर्थ रहा, ये इसका साउथ रहा, मैंने पूछा अफ्रीका के उत्तर से दक्षिण जाने पर ट्रेंड क्या होता है? पूछ लेता हूं, लीजिए, ए बी सी। इंक्रीज होता है टेम्परेचर, डिक्रीज होता है टेम्परेचर, और नो कमेंट्स। ए इंक्रीज, बी, ये लीजिए पोल में ही पार्टिसिपेट करिए। समझ में आया? ये इसलिए मैंने ये सवाल दिया क्योंकि सवाल दिखने में बहुत आसान था, लेकिन आप में से अधिकांश लोग उलट गए। क्यों उलट गए? क्योंकि जनाब यहां से नॉर्थ से मध्य तक जब चलते हैं ना, इक्वेटर तक, तब तक तो तापमान बढ़ता है, उसके बाद घटना शुरू हो जाता है। यहां तो बिल्कुल ठंड है। बात समझ में आ रही है? यानी कि इस तरफ से इस तरफ की जो यात्रा है, इस यात्रा में मध्य में तापमान बढ़ता है, यानी ये इस प्रकार से है तापमान के क्रम में, टेम्परेचर हाई,
और ऐसे। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है? वहीं अगर मैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में सवाल पूछता, यही तीनों ऑप्शन रहते, मैं पूछता नॉर्थ अमेरिका के केस में नॉर्थ से साउथ जाने पर तापमान इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आप यहां पर आंसर बढ़िया से दे सकते थे। लीजिए पोल में पार्टिसिपेट कर लीजिए। ये देखिए अभी भी कई बाल कलाकार ऐसे हैं जो कि डिक्रीज होना बता रहे हैं, पता नहीं वो कौन से ही विभाग में काम कर रहे हैं। अरे भाई मेरे, इक्वेटर की तरफ जब आप चलते हैं तापमान इंक्रीज होता है, सूरज है ना भाई इस तरफ। अब इसके चूंकि दक्षिण में इक्वेटर है, ये नॉर्थ अमेरिका पूरा ये रहा, इसके दक्षिण में इक्वेटर है, यानी ऊपर से नीचे आने में कोई दिक्कत ही नहीं है, तापमान इंक्रीज ही होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब बहुत बेसिक सवाल है ये कोई बहुत ही ऐसा नहीं कि वाह सर क्या करा दिया आपने। इतना बेसिक सवाल है कि ये पूछने से पहले मुझे सोचना पड़ता है कि बच्चों से पूछूं कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो बुरा मान जाए कि सर इतना आसान सवाल पूछोगे क्या। मुद्दा समझ रहे हो? ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में आपको ये बात जब क्लियर होती है तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये पूरा की पूरा कॉन्टिनेंट हमने देखा, इसमें से आर्कटिक सर्कल भी गुजर रहा है। अच्छा, आर्कटिक सर्कल का मतलब क्या है? इसके ऊपर की तरफ वाला जो हिस्सा है वो पूरे टाइम बर्फ में जमा रहता है। आर्कटिक सर्कल से ऊपर का मतलब क्या है? इससे ऊपर का जो हिस्सा है वो पूरी टाइम पर बर्फ में होता है, अर्थात एक प्रकार से ये आर्कटिक वाला क्षेत्र है। फ्रिजिड जोन जिसे कहते हैं, फ्रोजन रहता है, वो वाला क्षेत्र है। क्लियर? वहीं पर बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजर रही है। अच्छा सर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या नॉर्थ अमेरिका से गुजरती है क्या? मैंने कहा नॉर्थ अमेरिका से तो गुजरती है, लेकिन यूएसए से यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से नहीं गुजरती है। अब देखो, मैंने पूछा कि सर क्या नॉर्थ अमेरिका से गुजरती है क्या? बच्चों ने लिखा नो, क्योंकि फिर भावनाओं में बह गए, उनको लगा नॉर्थ अमेरिका मतलब यूएसए की बात हो रही है। ये दोनों शब्द जो है ना, ये बहुत परेशान करते हैं आप लोगों को, इसलिए थोड़ा क्लैरिटी ऑफ थॉट रखिए। ठीक है? अच्छा, अब देखो बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर चूंकि मैक्सिको तक ही थी, इसके बाद वाला जो क्षेत्र है वो यहां से लेकर यहां तक, यानी 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री तक का जो क्षेत्र है, ये टेम्परेट रीजन वाला क्षेत्र है। टेम्परेट का मतलब है कि यहां पर ठंड ही रहेगी, धीरे धीरे और ठंड बढ़ती जाएगी। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपने कहा कि यहां पर बहुत सारे देश हैं, कौन कौन से देश हैं सर यहां पे? आइए अब मैं एक बार के लिए आपको 23 देश हैं यहां पर, उनको याद करने का प्रयास करवाता हूं। एक बार इनको देखिएगा, 23 कंट्रीज हैं, एक बार के लिए उन्हें समझ लेंगे तो कार्य आसान हो जाएगा। जैसे कनाडा यहां पर है, अमेरिका यहां पर है, मैक्सिको यहां पर है, यानी कि 99% जो एरिया है ना नॉर्थ अमेरिका का, वो इन 3 देशों ने अपने साथ रखा हुआ है। ठीक है? उसके बाद के जो सेंट्रल अमेरिकी देश हैं, अब इसको जूम करके ही दिखाना पड़ेगा तो बेहतर रहेगा, ये सेंट्रल अमेरिकी देश हैं जो आपको यहां पर दिखने चाहिए। मैक्सिको को दक्षिण अमेरिका से जोड़ने वाले इस भाग को अगर आप देखें, इधर देखिए, ये ऐसा लगता है जैसे कि भगवान राम ने राम सेतु बनाया था श्रीलंका से जुड़ने के लिए, वैसे ही नॉर्थ अमेरिका ने साउथ अमेरिका से जुड़ने के लिए एक पुल बना रखा है, ऐसा लगता है। ये जो पुल जैसी जगह आपको दिख रही है, इसे इस्थमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस्थमस। इस्थमस, इस्थमस। सर ये इस्थमस क्या होता है? हाँ, अंग्रेजी में इसको ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन मैंने बोलकर प्रोनाउंशिएट कर दिया है। हिंदी में इसे कहा जाता है भूमध्य डमरू, कुछ इस प्रकार का शब्द यूज किया जाता है, जो कि थोड़ा टिपिकल है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। इस्थमस का अर्थ होता है यदि दो बड़े लैंड मासेस को, बड़े लैंड मासेस मतलब एक तो नॉर्थ अमेरिका, एक तरफ साउथ अफ्रीका, अगर इनको आपस में जोड़ने के लिए कोई स्थान उपयोग में आए, जो कि
दो ओशियन के बीच में से निकलता हो तो उसे इस्थमस कहा जाता है। दोबारा देखिए, एक तरफ नॉर्थ अमेरिका, एक तरफ साउथ अमेरिका, इनको जोड़ने के लिए एक बीच का स्थान काम में आया। इस स्थान को इस्थमस कहा। इस्थमस किसे कहा जाता है? जो दो मतलब लैंड मासेस को आपस में जोड़ता हो, या उल्टा कहूं कि दो जल बॉडी को अलग करता हो, वाटर बॉडी को, जैसे पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से अलग करता है। ठीक है। अब दूसरा होता है स्ट्रेट। एक शब्द होती है स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या है? स्ट्रेट यानी कि जल मध्य डमरू। ठीक है ना। स्ट्रेट को आप केवल इतना ही याद रखिए। स्ट्रेट जैसे मलक्का स्ट्रेट मैंने आपको बताई, जिब्राल्टर स्ट्रेट बताई है ना, बाबे मंडल या फिर जितने भी हैं, इन सब स्ट्रेट के साथ क्या होता है? स्ट्रेट दो वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ती है। दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का साउथ चाइना सी को इंडियन ओशन से जोड़ रही है। जिब्राल्टर स्ट्रेट जो अटलांटिक ओशन है उसको मेडिटेरेनियन ओशन से जोड़ रही है। इसी प्रकार से ये पनामा इस्थमस है। तो लैंड मास वर्सेस वाटर मास, ये दो बात आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर एक बात बताइए, इनमें ये जो देश हैं ये कौन कौन से हैं? मैंने कहा चलो शुरुआत करते हैं सबसे आसान देश से। हालांकि इन देशों को सेपरेटली आप कैरेबियन कंट्री के नाम से भी पढ़ते हैं, जो पानी के बीच में है, और इन्हें पनामा कंट्री के नाम से भी पढ़ते हैं। जो पानी के मध्य में है, कैरिबियन ओशन में है, इन्हें कैरिबियन कंट्री के नाम से, और जो इधर की तरफ इस्थमस पर पढ़ रहे हैं इन्हें आप पनामा कंट्री के नाम से पढ़ते हैं। सर कैरिबियन कंट्रीज की कोई पहचान? जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि वेस्ट इंडीज कहां है, मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड मैप में वेस्ट इंडीज को ढूंढकर बताओ, तो वेस्ट इंडीज कोई देश ही नहीं है, कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बोले सर टीम आती है उनकी, बिल्कुल आती है, लेकिन वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। ये छोटे मोटे जितने भी कैरिबियन कंट्री है ना, ये अपने अपने खिलाड़ियों को भेजते हैं खेलने के लिए, यानी इन सबसे मिलकर के टीम बनकर आती है। ओके, तो बोले सर एक बात बताइए, एक उसेन बोल्ट नाम का खिलाड़ी है, वो कौन से देश से बिलोंग करता है? जमैका से। ये रहा छोटा सा देश जमैका। ठीक है। ऐसे ही इसके बगल में एक देश है जिसका नाम है क्यूबा। ये वो देश है जिसने एक समय पर अमेरिका के नाक में दम कर दिया था। अब देखो, इसको भी अमेरिका का फोन है ना, तो क्यूबा बोलते ही चमक गया ये। शाबाश। ठीक है, तो इसने जो है क्यूबा जो है ये मतलब शुगर का वो कहा जाता है, कटोरा है ना, शुगर बॉल कहा जाता है, फिदेल कास्ट्रो वाला क्यूबा। जमैका, इसी के साथ साथ डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको, होंडुरास, निकारागुआ, त्रिनिदाद, पनामा, कोस्टा रिका, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, बेलीज, ये सारे के सारे देश एक बार के लिए मैं कल आपको वापस से याद करूंगा। ठीक है, चूंकि मैपिंग शुरू हुई है तो अभी गाड़ी गर्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा। गर्म होने में टाइम लगेगा का मतलब है कि मैं नॉर्थ अमेरिका पर तो आखिरी 10 मिनट में लैंड हुआ हूं, उससे पहले तो आपको इन जनरल मैप के बारे में चर्चा कर रहा था। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हम स्पीड पकड़ेंगे, मुश्किल से पूरा वर्ल्ड मैपिंग जो है वो 15 दिन की क्लासेस में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आज के लिए आपको यहीं होल्ड करता हूं। इतना ही अपना ख्याल रखें। और हाँ, मैंने आपको जो अनाउंसमेंट किया था कल रात को इसी समय पर कि आप सबके लिए मेरे द्वारा एक डेडिकेटेड जीके का बैच आ रहा है, बहुत ही नॉमिनल कीमत पर। मैंने कल आपको अनाउंस किया था कि 1999 में मेरे द्वारा एक 6 मंथ का फाउंडेशन बैच जीके आ रहा है। उसकी रियल कीमत, क्योंकि 2023 के लिए 23% ऑफ अनअकैडमी के द्वारा ऑफर किया गया है, न्यू ईयर के फर्स्ट वीक में शुरू हो रहे इस बैच पे। देखिए, फर्स्ट वीक में संभव है बुध या गुरुवार के आसपास, जब भी टीम अनाउंस करेगी उस दिन बैच शुरू हो जाएगा। लेकिन अनअकैडमी के द्वारा अंकित 10 मेरे रेफरल कोड पर आप लोगों को अभी के लिए
23% डिस्काउंट दिया जा रहा है। 23% डिस्काउंट का अर्थ हुआ कि ये 1999 का डेडिकेटेड बैच आपको लगभग 1539 या 1589 रुपए का पड़ रहा है, जिसमें आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री चारों सब्जेक्ट 6 महीने के डेडिकेटेड बैच में मिलेंगे। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, यदि आप में से किसी के पास ऑलरेडी एसएससी का बैच है, उससे आप इस बैच को नहीं देख पाएंगे। मैंने अगेन कहा है, इस गोल का नाम ही जर्नल अवेयरनेस बाय अंकित अवस्थी है। ये गोल एसएससी गोल नहीं है, ये अलग गोल है। इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन करा दिया है। एज पर प्रॉमिस केवल मेरे सब्जेक्ट के लिए मैंने ये बैच अलग से बनवाया है, इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं। और दूसरा बात, जिस दिन ये बैच शुरू हो जाएगा उसके बाद हम उसमें और नए एडमिशन्स नहीं लेंगे, तो क्योंकि अपनी शर्तों पर चलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में चलेगा, यानी एक साथ कंटेंट के दोनों भाषाएं उपलब्ध होंगी। रोजाना आपके लिए क्लासेस उपलब्ध होंगी, प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन के साथ चलेगा। उम्मीद है लंबे समय के बाद हम क्लास वापस लेकर आ रहे हैं, तो बेहतरीन से बेहतरीन कराने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम आपको अनुरोध कर रहे हैं, कल तो इसके डिमांड के चलते साइट ही हैंग हो गई थी, अभी फिर से ओपन हो चुकी है साइट। आप एक बार के लिए इसको ओपन करके डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही नॉमिनल कीमत में मैं आपके लिए बैच लेकर आया हूं, और मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक के अंदर, मतलब या तो बुधवार या बृहस्पतिवार तक शुरू हो जाएगा। तो जाइए और अपने इस सेशन को बुक कर लीजिए। ये स्टेट पीसीएस का अगर आप फाउंडेशन बैच चाह रहे हो, एसएससी का चाह रहे हो, क्योंकि अब एसएससी के मेंस में भी आने लगा है, इतना नॉमिनल कीमत पर आपको इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा कि आप खुद से यह फील करने लगेंगे कि सर इतने रुपए में तो वाकई में, मतलब 10 रुपए प्रतिदिन के आसपास भी खर्चा नहीं पड़ रहा है, 8 या 9 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आपको बैच मिल जाएगा। बढ़िया उपलब्धि है, एक बार जाइए, यूज करिए, फटाफट बुक कर दीजिए, क्योंकि बाद में पता चले कि आप इसमें शामिल नहीं हो पाए। धन्यवाद।